अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। PLJ 2022 लाहौर 268 चालान ज़ेर दफ़ा 512 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की कानूनी हैसियत के बारे में लाहौर हाईकोर्ट का एक तारीखी फ़ैसला है। आज हम उसकी बात करते हैं। दोस्तों, these are the settled principles of law that the courts can interpret the provision of law but cannot change or substitute such provision and also cannot go beyond the wisdom of law. When spoken about judicial review के हवाले से जब बात करते हैं तो ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि अदालतें जो हैं वो लॉ की तशरीह तो कर सकती हैं लेकिन वो उसको तब्दील नहीं कर सकती और उसकी जो लॉ की विजडम है उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। यानी कि जो कुछ उन्होंने करना है, जो सोचना है, उस पैरामीटर्स में रहना जो लॉ कहता है। इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू बी अलाइव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ judicial restraint. The principle of judicial restraint requires that judges are to decide cases while being within their defined limits of power. अब रिस्ट्रेंट, जुडिशल रिस्ट्रेंट ये है दोस्तों कि जजेस ने उन पैरामीटर्स में रहना है, उन लिमिट्स में रहना है, उन पावर्स में रहना है जो उनको दी गई हैं। जजेस आर एक्सपेक्टेड टू इंटरप्रेट एनी लॉ एज पर द लिमिट्स लेड डाउन इन द लॉ में, कानून में जो लिमिट्स दी होती हैं जजेस ने उनके अंदर ही रहना होता है। इट इज़ द सोर्स ऑफ लॉ विच द judges are called upon to apply and that judges when apply the law are constrained by the rules of language. तो जजेस ने जो भी लॉ में उसकी थीम होती है, उसके पैरामीटर्स होते हैं, जो उसका अप्रोच होती है, जो उसका प्रियम्बल ने उस लॉ के हवाले से बात की होती है, उन सारे मंदरजात को सामने रखते हुए लॉ को अप्लाई करना होता है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट undoubtedly gives no power authority to special court to constitute a JIT or to issue a direction to the government in this regard. जो सेक्शन 19 एक्ट का वो कोई अथॉरिटी नहीं देता कि स्पेशल कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करे JIT इस हवाले से। द वर्ड्स if the government deem necessary JIT to be constituted by the government are meaningful, which have excluded the special court to exercise such power. Therefore, it is the exclusive domain of the government to or not to constitute JIT. गवर्नमेंट की ये डोमेन है कि वो JIT बनाए या ना बनाए। We have noticed such heading almost in every challan where accused is declared proclaimed offender. चलान ज़ेर दफ़ा 512 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की बात करते हैं कि हमने ये देखा है कि हर चलान में accused जो है उसे डिक्लेयर किया जाता है proclaimed offender. This is done not only by police officers and prosecution but also by the courts. ये सिर्फ कोर्ट्स की तरफ से नहीं होता बल्कि ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर भी करते हैं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी करता है और एज वेल एज अदालतें भी ऐसा करती हैं कि उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हर चलान में। एज दिस प्रैक्टिस इज इलीगल, सो फॉर दिस रीजन वी कंसिडर इट टू होल्ड दैट व्हाट द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ इज। यानी कि उनको कह देते हैं जी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, हर किसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है चलान में। और ये ऐसा कौन कौन कर रहा है? प्रोसिक्यूशन कर रहा है, पुलिस ऑफिसर्स कर रहे हैं और अदालतें भी कर देती हैं। अब हम आते हैं कि असल कानून की जो है इसमें क्या कानून क्या कहता है, पोजीशन क्या था। वर्ड इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2L ऑफ CrpC विच इज़ एज अंडर। इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज़ क्या है जी? इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by magistrate in this behalf. इन्वेस्टिगेशन से मुराद ये है कि एविडेंस कलेक्ट करना पुलिस ऑफिसर की तरफ से या किसी ऐसे शख्स की तरफ से जिसे मजिस्ट्रेट ने नामजद किया हुआ हो, इसमें मजिस्ट्रेट खुद शामिल नहीं है।
The process of investigation starts on receipt of information of cognizable or non-cognizable offence 155 and 156 CrpC. Investigation start होती है जब इतला मिलती है 155 या 156 CrpC के तहत कि cognizable offence हुआ है, काबिल दस्तअंदाजी जुर्म सरजद हुआ है. In cognizable offences, once FIR is recorded, a police officer requires no permission for investigation as he possesses all the powers under the law vested in him under section 156 CrpC. Cognizable offence में एक दफ़ा जब FIR रिकॉर्ड हो जाती है, police officer requires no permission for investigation as he possesses all the powers under the law. The position, however, is different when case relate to non-cognizable offence as the power to investigate are dependent on authorization by the magistrate 155(2) CrpC. जब non-cognizable offence हो तो फिर position different होती है. The moment he is allowed to exercise his authority, he starts enjoying all the powers to be exercised in cognizable cases except power to arrest the accused. फिर उसको पार्स मिल जाती हैं कि वो कोगनाइजेबल ऑफेंस के हवाले से जो है वो अपनी अख्तियारात को करे, सिर्फ वो एक्यूज को अरेस्ट नहीं कर सकता. Once the investigation starts either in cognizable or non-cognizable offence, then it has to be concluded after observing all the legal formalities, and the moment it is completed, a report under section 173 CrpC Challan is to be forwarded to a magistrate in the form prescribed by the provincial government. Provincial government की तरफ से एक फॉर्म बना होता है, उसमें 173 की रिपोर्ट बनाकर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो, इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होती है तो उसको कंक्लूड करके जो है ना वो तैयार किया जाता है, मजिस्ट्रेट को ये दे दिया जाता है कि वो इसका ट्रायल करे. The words every investigation used in section 173 CrpC are significant and leaves no room of doubt that it may be in cognizable or non-cognizable offence. The report Challan has to be submitted in a form prescribed by the provincial government. जो लफ्ज़ इन्वेस्टिगेशन है 173 CrpC में जो लिखा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में भी हो सकता है, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में भी हो सकता है, और उस फॉर्म में, उस शक्ल में रिपोर्ट जमा करानी होती है मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया होता है, बनाया होता है. सो इट इज़ द absolute legal position that on conclusion of investigation report, Challan is to be submitted only under section 173 CrpC and it has nothing to do with section 512 CrpC. Challan जब conclude हो जाता है तो ये 173 के तहत सबमिट करवा दिया जाता है. इसका ताल्लुक 512 के साथ बिल्कुल नहीं है. अब आते हैं जनाब, व्हाट द सेक्शन 512 CrpC इज एंड व्हेन दिस प्रोविजन प्लेज इज इट्स रोल. 512 CrpC क्या है और इसका रोल कब होता है. द रोल अंडर द अबव प्रोविजन इज पोस्ट टू सबमिशन ऑफ रिपोर्ट एंड दैट टू व्हेन इट इज बिफोर द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन बिकॉज ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच पर्सन फॉर द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ. जो रोल है 512 CrpC का is posed to submission of report and that too when it is before the court of competent jurisdiction, before of the words used, the court competent to try such person, उस बंदे को उसने ट्राई करना है, उसका ट्रायल करना है जिसके मतलब कंप्लेंट है. As after the words offense complaint of the word may has been used, therefore discretion to proceed under section 512 CrpC also lies with the court to be performed keeping in view the facts and circumstances of each case, and in particular if court find that there is no immediate prospect of arresting the absconder. अब इसमें उसने अदालत ने ऑब्जर्व करना था. We have also observed that these proceedings are called trial in absentia, which is not the correct approach. The general rule is that evidence has to be recorded in the presence of accused or in the presence of his advocate pleader if his personal attendance is dispensed with, whereas proceedings under section 512 CrpC are exception to general rule with an aim to preserve the evidence so accused may not take advantage of his illegal act of absconding. This is fair part of rule of the game as it covers advantages for the prosecution that it may not be at defeating
and because of some clever move by an expounder. This interpretation is provided on the plain reading of section 512 CrpC, where it is provided that the evidence so recorded may be given against accused on trial for the offence with which he is charged, if the deponent witness is dead or incapable of giving evidence. We therefore direct that copies of this order shall be sent to Inspector General of Police and Prosecutor General of Punjab, who shall circulate it to all the concerned with direction that this illegal practice to mention Challan under section 512 CrpC shall be discontinued forthwith. Office is further to direct to send the copies of this order to all the judicial officer of the Punjab, including on ex-cadre, for the guidance and compliance in future. तो इसमें यह कहा गया है जनाब, इस ऑर्डर की 512 के हवाले से जो इबहाम पाया जाता है उसको मुकम्मल तौर पर दूर किया जाए कि 512 सेक्शन जो है वो किस लिए उसका इस्तेमाल होता है और क्यों होता है, इसमें जो पैरामीटर्स हैं जुडिशली उसके मुताबिक ही जो है वो चलना होता है। इस हवाले से जो ये कहा गया है कि जनाब अदालतें वो ख़ुद ब खुद जो है वो ज़ेर दफ़ा चलान जो है उसमें एवरी चलान जो है उसमें उसको प्रोक्लेम्ड अफेंडर जो डिक्लेयर किया जाता है, दैट इज़ नॉट राइट थिंग। जो कि प्रोक्लेम्ड अफेंडर इसको डिक्लेयर किया जाता है वो दुरुस्त नहीं अमल है। अब हम आपको यहाँ पर जो है इसकी बात करते हैं कि इसमें जो इबहाम पैदा कर दिया जाता है। सेक्शन 512 CrpC डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस where the accused is absent and there is no immediate prospect of his arrested, where the offender is unknown. In the first case, the trial court can record depositions or prosecution witness which can be offered at the trial in 3 cases: if the witness is dead, if he is incapable of giving evidence, if his attendance would cause unnecessary delay, expense और inconvenience। तो दोस्तों हमारे सामने जो 512 जो डील करता है इसमें जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं जो डील करने के हवाले से कि आपने किस तरीके से इसको डील करना है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उस हवाले से हाई कोर्ट ने बड़ी सीधी सी बात की है कि सेक्शन 512 जो है CrpC वो सबूत की रिकॉर्डिंग से मुतल्लक है, एविडेंस की रिकॉर्डिंग से मुतल्लक है। जहां मुल्ज़म गायब हो इसकी गिरफ़्तारी का फौरी इम्कान ना हो, वेयर द अक्यूज इज़ एब्सेंट एंड देयर इज़ नो इमीडिएट प्रॉस्पेक्ट ऑफ हिज अरेस्ट। दूसरा उसमें यह है जहां मुजरम नामालूम है, पहली सूरत में ट्रायल कोर्ट बयानात या इस्तगासा के गवाहों को रिकॉर्ड कर सकती है जो 3 मुकदमात में ट्रायल में पेश किए जा सकती है। अगर गवाह मर गया है, अगर गवाह शहादत देने से कासर है, अगर इसकी हाज़िरी गैर ज़रूरी तख़ीर, ख़र्च या तकलीफ़ का बायस है। ये सेक्शन 512 हमें कहता है। इस सेक्शन 512 के हवाले से ये जो जजमेंट थी, लेटेस्ट जजमेंट हमने आपकी खिदमत में पेश की। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।